गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। भैया गुड इवनिंग। आज नॉइज डिस्टरबेंस ज्यादा होगा। भैया गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग खुशी। आज नॉइज डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि बगल में चल रहा है रामायण। इवनिंग सर। गुड इवनिंग भूमि। आवाज क्लियर है मेरी तुम लोग को? जी भैया। कुछ एक्स्ट्रा नॉइज भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? हाँ भैया। थोड़ा बहुत आ रही है भैया। ज्यादा तो नहीं आ रही कि जो डिस्टर्ब करे हम लोग को। नहीं नहीं सर। भैया आ गया। चलो ठीक है, ज्यादा नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया बात है। एंड बहुत ठीक। बहुत ठीक। आज क्या स्टार्ट करना है हम लोग को? भैया ओम्स फिजिक्स का भैया। कंप्लीट हो गया। ओम लॉ हो गया था सर। हाँ भैया। ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैलकुलेशन भी सीख लिए थे, हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, है ना? हाँ भैया। हाँ भैया हो गया था। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस शायद डेफिनेशन वगैरह लिखे थे ना? शायद रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखे थे क्या? लिखो फिर भैया। चलो, रेजिस्टेंस पढ़ाया था ना? व्हाट इज रेजिस्टेंस? बस सर। बोल दो जरा से एक बार। रेजिस्टेंस पढ़े थे ना? जी भैया। ओके। नाउ फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है फैक्टर्स? द फैक्टर्स, द फैक्टर्स on which resistance depends are। फैक्टर्स का मतलब समझ रहे हो? याद करो, हम लोग बोलते थे ओम्स लॉ में दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये बोलते थे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, but when V is directly proportional to I, when temperature is constant, temperature should be constant and कांस्टेंट। physical condition should be same। physical condition should be same। फिजिकल कंडीशन शुड बी सेम। वहां पर मैं ये बोल दिया, तुम लोग मान लिए, बट कोई ये क्वेश्चन नहीं किया कि अगर सर फिजिकल कंडीशन सेम नहीं होगा तो क्या होगा? तब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्यों नहीं होगा? ऐसा क्वेश्चन नहीं है। मैं देता हूं, क्वेश्चन भी मैं ही किया, आंसर भी मैं ही दे रहा हूं। अगर फिजिकल कंडीशन सेम नहीं होगा तो मीन्स क्या है? कंडक्टर का लेंथ बदल सकता है, कंडक्टर का एरिया बदल सकता है, कंडक्टर का लेंथ, एरिया और क्या वॉल्यूम बदल सकता है यार। अगर कंडक्टर की ये बदलते हैं, या फिर शेप बदल सकता है यार, कंडक्टर का शेप बदल सकता है। अगर कंडक्टर की ये सारी चीजें बदलती हैं फिजिकल कंडीशन सेम ना होने से,
फिजिकल कंडीशन चेंज होगा, इसका मतलब क्या है, लेंथ चेंज हो सकता है, एरिया चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, शेप भी चेंज हो सकता है। इनमें से कोई एक भी चेंज हो सकता है, सारे भी चेंज हो सकते हैं यार। तो इसके चेंज होने से क्या होगा, इसके चेंज होने से हमारा आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आर या तो इंक्रीज कर जाएगा या तो आर डिक्रीज कर जाएगा। और याद करो ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर होता है। V इज इक्वल टू आई आर। यहां पर आर को क्या मानते हो, कांस्टेंट। आर क्या मानते हो, कांस्टेंट। अगर फिजिकल कंडीशन चेंज होने से आर की वैल्यू बदल गई तो क्या आर हमारा कांस्टेंट रह गया, जरा सा एक बार बता दो। नहीं भैया। अगर आर कांस्टेंट नहीं है तो जो हम लोग ओम्स लॉ में आर को कांस्टेंट माने, क्या वो सही है, क्या वो सही है? नहीं। तो हो गया ना ओम्स लॉ गलत, हो गया ना ओम्स लॉ गलत। हाँ भैया। अब बात आई कि ठीक है सर, मान लेते हैं कि ये सारे फिजिकल कंडीशन चेंज होने से आर चेंज होगा, बट कैसे, कैसे डिपेंड करेगा आर इन सारी चीजों पे, वही पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। वही पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। चलो, ये तो तुम लोग को मैं बताया नीड, कि हम ऐसी टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ये नीड बताया, ये नीड थी। अब देख लेते हैं क्या है फैक्टर्स। पहला फैक्टर है हमारा, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। इसमें बोला जाता है कि गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर हैज लो रेजिस्टेंस and bad conductor, or you can say insulator, bad conductor or poor conductor has high resistance. गुड कंडक्टर के पास लो रेजिस्टेंस होता है, बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर के पास हाई रेजिस्टेंस होता है। मतलब जैसे जैसे कंडक्टर अच्छा होता जाएगा रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। वो तो यार लॉजिक दिख रहा है यार। अच्छा कंडक्टर मतलब जो करंट को अच्छे से फ्लो सॉरी, अच्छा कंडक्टर का मतलब जो करंट को अच्छे से फ्लो होने दे, और जो करंट को अच्छे से फ्लो होने देगा मींस वो रेजिस्टेंस कम लगाएगा। उसमें रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो करंट अच्छे से फ्लो होगा। रेजिस्टेंस का काम है करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करना, करंट को रोकना। और यहां पर अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट अच्छे से फ्लो नहीं होगा, तब ये गुड कंडक्टर क्या हुआ यार। गुड कंडक्टर का मतलब जो करंट को इजिली फ्लो होने दे। इजिली फ्लो कब होने होगा उसमें, जब उसका रेजिस्टेंस कम होगा। बैड कंडक्टर मतलब जो करंट को इजिली फ्लो ना होने दे, रोके, ज्यादा रोक दे, मतलब उसके पास हाई रेजिस्टेंस है। ये लॉजिक से तो क्लियर है, बट क्या इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, वो देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखते हैं। ये लॉजिक तुम लोग को समझ में आई? हाँ भैया। जी भैया। अब हम क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं, दो शीट ले लेते हैं सेम साइज। दोनों कैसी हैं, सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज की शीट है, बट मटेरियल अलग अलग है। ये सोडियम की है और ये है एल्यूमिनियम की शीट। ये सोडियम की शीट और वो है एल्यूमिनियम की शीट। मान लेते हैं इतने बड़े शीट में, वैसे तो बहुत आइटम होंगे यार, इतनी बड़ी शीट में कम से कम 10,000 मिलियन आइटम होंगे, कम से कम मैं ये बता रहा हूं, और भी हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, चीजों को आसानी से समझने के लिए
मैं क्या कर रहा हूं कि मान लेते हैं कि इतनी बड़ी शीट में 100 एटम, कितने एटम है? 100 एटम है। अगर इसके पास 100 एटम है तो सेम साइज की तो ये भी शीट है, इसके पास कितने एटम होंगे बता दो जल्दी से। 100 100 एटम, 100 एटम हो गए। चलो अब ये बताओ, हर एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट उसके पास इलेक्ट्रॉन दो तरह के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेड होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो फ्री होता है। जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन को हम और क्या कहते हैं? इस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग और क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद आ रहा है? जी भैया। हाँ। अब बता दो सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम का एक होता है ना। अगर सोडियम का 1 एटम है तो उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। अगर 100 एटम है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 100। 100 इनके पास बता दो जरा सा, एल्यूमिनियम के एक एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 300 3 क्या बात, बहुत बढ़िया। 100 से क्या हो जाएगा? 300। बहुत बढ़िया, 300। अब ठीक है, हम बैटरी उटरी लगाए। अब इन इलेक्ट्रॉन को चलना है, अभी भी चल रहे हैं, नो डाउट अभी भी चल रहे हैं। कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, मतलब कोई कहीं भी चल रहे हैं। एटम्स आर ऑलवेज इन इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। इलेक्ट्रॉन हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, कभी रुके हुए नहीं रहते, ठीक है ना। बट कोई किधर भी चल रहा है, क्यों? क्योंकि ये पैक है पूरी तरह से। इसी तरह इसमें भी हो रहा है, कोई किधर भी चल रहा है, किसी का कोई डायरेक्शन नहीं है, घूम टहल रहे हैं अपना इसी डिब्बे के अंदर, घूम टहल रहे हैं। अब मान लो मैं एक छोटा सा गेट कर दूं, गेट का मतलब यहां पर है पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। गेट का मतलब है मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्शन देता है ना लोगों को, कैसे चलो, यही तो देता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, कैसे चलना है। याद आ रहा है? यस सर। तो यहां पर मैं गेट कर दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस गेट से? कहानी कुछ ऐसी हो जी जाएगी जैसे तुम लोग क्लास में रहते हो, अचानक से बेल बज जाए, छुट्टी, दूसरा पीरियड ही चल रहा है, अचानक से बेल बज जाए, छुट्टी, कैसे भागो? सब भागो, आज तोड़ देंगे पर जल्दी घर पहुंचेंगे। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी भागेंगे, जो रास्ते में आए टूट जाएगा, हमें पहले निकलना है। अच्छा ये बताओ, जब ये निकलने लगेंगे तो कोलिजन ज्यादा कहाँ होगा? यहाँ की यहाँ? लड़ेंगे भिड़ेंगे एल्यूमिनियम कहाँ ज्यादा, यहाँ पर कि यहाँ पर? एल्यूमिनियम। कैसे पता चला? क्योंकि भीड़ ज्यादा है, जहां भीड़ ज्यादा होगी वहीं तो युद्ध होगा। युद्ध मीन्स कोलिजन, ओ मारपीट वाला नहीं, युद्ध मीन्स कोलिजन। तो यहाँ ज्यादा कोलिजन हो रहा है। अच्छा क्या कोलिजन से इलेक्ट्रॉन के चलने की स्पीड डिक्रीज होगी? क्या कोलिजन से इलेक्ट्रॉन के चलने की स्पीड डिक्रीज होगी? जी भैया। यस सर। क्या ये स्पीड ही करंट है? क्या यही स्पीड करंट है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, याद करो। जी भैया। तो करंट किसमें कम चलेगी, इसमें कि इसमें? एल्यूमिनियम। मीन्स गुड कंडक्टर कौन है, ये कि ये? सोडियम। अब तुम लोग कहोगे कैसे माने, हम सोडियम का वायर तो बनाते नहीं। हमें बस दो चीज पता है कि कॉपर इज गुड कंडक्टर देन एल्यूमिनियम। कॉपर अच्छा होता है एल्यूमिनियम से। तो चलो कॉपर को भी टेस्ट करके देखते हैं। ये तो पता है ना सबको कि कॉपर एल्यूमिनियम से अच्छा होता है कंडक्टिविटी में। जी। चलो अब कॉपर को देखते हैं। सोडियम वाला नहीं मानोगे तुम लोग, सोडियम वाला तुम लोग नहीं मान रहे हो। अब कॉपर देखेंगे। कॉपर, कॉपर की वैलेंसी याद है क्या?
कॉपर की वैलेंसी सर, याद है 2। क्या? 2। क्या वैलेंसी 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? क्या वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? जी भैया। किसके लिए? मेटल के लिए, नॉन मेटल के लिए नहीं। मेटल के लिए जो वैलेंसी है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है? मेटल के लिए जो वैलेंसी है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव वालों के लिए नहीं। ठीक है? अगर इसकी 2 है और यहां पर 100 एटम है तो जल्दी से बता दो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहां पर? 200। 200 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, 200 इलेक्ट्रॉन। और गेट फिर से ओपन कर दिया। अब भी बताओ किसमें कोलिजन ज्यादा है, कॉपर में या फिर एल्यूमिनियम में? एल्यूमिनियम। किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कॉपर में या फिर एल्यूमिनियम में? एल्यूमिनियम। हो गया काम यार। विच इज गुड कंडक्टर, कॉपर और एल्यूमिनियम? कॉपर। अब फील आया? अब फील आया? जो थ्योरी कह रही है वही प्रैक्टिकल है, जो थ्योरी कह रही है वही प्रैक्टिकल है। क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो चले आगे। सेकंड फैक्टर, फैक्टर नंबर 2। फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 2 किस क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब इस पे कैसे है? पहले तुम्हें बताते हैं डिपेंडेंस और फिर इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस is directly proportional to length of conductor. Means R is directly proportional to L. Let's say it is equation number 1. R is directly proportional to L, equation number 1. अब ये तो पढ़ लिया सर, प्रूफ दीजिए इसका, ये सही है? लो चलो प्रूफ ले, तो प्रूफ लो। क्या प्रूफ? प्रूफ ये है कि ये बताओ तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। कौन कौन से सर? एक रास्ता जो छोटा है और एक रास्ता लंबा, दोनों वही पहुंचाएंगे। ये बताओ किस रास्ते में तुम ज्यादा तेज चल पाओगे, छोटे वाले में या बड़े वाले में? बताओ बताओ जल्दी बताओ, किस रास्ते में तेज चल पाओगे, छोटे में या फिर बड़े वाले रास्ते में, अगर दोनों रास्ते सेम क्वालिटी के हैं? बड़े वाले में। अगर दोनों रास्ते सेम क्वालिटी के हैं तो किस रास्ते पे ज्यादा तेज चल पाओगे? छोटे वाले में। दोनों पे पहुंचेंगे छोटे वाले पे जल्दी। पहुंचोगे छोटे वाले में जल्दी, दोनों में सेम स्पीड से चल पाएंगे? नहीं ना, ना। अगर मान लो तुम्हें फोर्स भी उतना ही दिया जाए, उतना ही फ्यूल दिया जा रहा है तुम्हें, अब बताओ तुम किसमें तेज चल पाओगे? सेम फ्यूल, 2 अलग रास्ते, एक की डिस्टेंस छोटी है, दूसरे की डिस्टेंस बड़ी है, बताओ किसमें ज्यादा तेज चल पाओगे? छोटी वाली में। अभी मन में कंफ्यूजन होगा सर, गाड़ी तो दोनों में सेम स्पीड से चलेगी, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे समझो, छोटे वाले रास्ते में जो फ्रिक्शन का अमाउंट होगा, छोटे वाले रास्ते में जो फ्रिक्शन का अमाउंट होगा वो कम होगा, क्योंकि भाई तुम्हारा रास्ता जल्दी खत्म होगा।
बड़े वाले रास्ते में जो फ्रिक्शन का अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि रास्ता देर तक चल रहा है। बोलो सही है? सही है। जितना लंबा जाओगे यार उतना ही तो फ्रिक्शन लगेगा। जी नहीं समझे? नहीं समझे? दूसरा तरीका, तुम्हारे घर में लाइट कितनी यूज होती है ये बताओ। तुम्हारे घर में लाइट कितने वोल्ट की यूज होती है? मेरे हिसाब से 220 वोल्ट या फिर 200 वोल्ट बहुत है। 220 200 बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, जो तुम्हारे घर में लाइट आती है, जिस वायर से आती है, उसमें कितना होता है? 11,000 वोल्ट। सुना होगा ना, 11,000 वाला एक तार। जी भैया। सोचो, एक 11,000 और एक 220, डिफरेंस क्या है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्यों फालतू इतना भेज रहा है? सॉरी, क्यों फालतू इतना भेज रहे? 1,000 भेज देते, 220 बहुत था। 11,000 भेजने का क्या मतलब हुआ? हमें तो 220 चाहिए सर। 1,000 भेजते, फालतू सरकार की इतनी इलेक्ट्रिसिटी बेकार कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। क्या इंजीनियर इस बात पे नहीं सोचे होंगे? बिल्कुल सोचे होंगे। जानते हो इंजीनियर्स को क्या पता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। उन्हें पता है हम हर जगह पावर हाउस नहीं बना, उन्हें पता है हम हर जगह पावर हाउस नहीं बना, और पावर हाउस से हमें दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी ले जाना है। हम 10 वायर नहीं यूज कर सकते, हम एक ही वायर से सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वायर ज्यादा यूज करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा है। अगर एक ही वायर से हमें सप्लाई करना है तो मतलब वायर की लेंथ बढ़ेगी, वायर की लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब करंट घटेगा। अगर करंट घटा तो वोल्टेज घटा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर वोल्टेज घटेगा तो मीन्स अगर हम 11,000 भेजेंगे तो लोगों के पास 11,000 नहीं पहुंचेगा, बल्कि इससे कुछ कम पहुंचेगा। कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। रेजिस्टेंस पोटेंशियल को ड्रॉप करा देता है, कुछ पोटेंशियल को कम कर देता है। तो इसलिए वो इतनी पर्याप्त मात्रा में भेज देते हैं कि कितना भी कम हो, कितना भी कम हो, 1,000 तो बचेगा। छोड़ो 1,000, 500 बचेगा। 11,000 में 500 तो बचेगा यार। 500 में क्या 220 उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा? खूब पर्याप्त होगा। इस वजह से वो लोग 11,000 भेजते। ये एक दूसरा एविडेंस है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और सिंपल शब्दों में यार, कंडक्टर का जितना लेंथ बढ़ाओगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलेंगे, उतना ज्यादा लड़ने भिड़ने वालों का जो नंबर है, कोलिजन का जो नंबर है, वो नंबर बढ़ेगा। उस दिन मैं बताया था कि फ्रिक्शन यहाँ पर रेजिस्टेंस जो आता है वो है बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन होता है उसकी वजह से रेजिस्टेंस आता है। अब जब ज्यादा दूर तक इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो कोलिजन भी तो ज्यादा होगा यार। बोलो। यस सर। जी भैया। तो जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? यस सर, एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर बोलो। उस दिन कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस कॉज है और करंट इफेक्ट है सर, लेकिन यहाँ पे करंट कम होने के कारण पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पे करंट डिफरेंस इफेक्ट हो गया। हाँ एकदम सही बात है यार, लॉजिक सही है यार तुम्हारा। बट ऐसा सोचो, तुम्हें पोटेंशियल की कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, मुझे लॉजिकल आंसर देना। मान लो तुम्हारे पास दो पानी बह रहे हैं, एक पानी धीमे से आ रहा है, एक पानी बड़ी तेजी से आ रहा है। अब तुमसे कोई पूछे ये बताओ यार, कौन सा पानी ज्यादा ऊंचाई से आ रहा है, जो धीमे आ रहा है जो तेज आ रहा है? सर जो तेज आ रहा है। स्पीड। क्या पानी की वजह से हमें पोटेंशियल डिफरेंस में कोई मेजरमेंट मिल सकता है? बट एक लॉजिक तो नहीं। कहती है यार, जिसका फ्लो हाई मतलब वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे आ रहा है। बात समझ में आई?
इसी बेसिस पे मैं बोल दिया कि अगर रेजिस्टेंस करंट को कम करेगा तो हमें क्या दिखेगा कि करंट स्लो हो रहा है। करंट स्लो हो रहा है तो मींस क्या हुआ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया होगा। हुआ ना लॉजिकल? Yes. Yes. चले थर्ड फैक्टर पे, फैक्टर नंबर 3। जी फैक्टर नंबर 3, थर्ड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, पहले ये समझ लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसे कहते हैं। ये वाली जो विड्थ दिख रही है ना मार्कर की, ये वाली विड्थ, इस वाली विड्थ को मतलब जो इसकी थिकनेस बताए, जो इसकी क्या बताए थिकनेस, वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक एरिया तो ये वाला हो गया, ये वाले एरिया से हमें कोई मतलब नहीं, हमें इस वाले एरिया से मतलब। क्लियर हो रहा है? जी भैया। समझ में आया सबको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? Yes, sir. चलो, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फिर मुझे आंसर देना चाहिए सोच के बढ़िया से। मेरे पास दो टनल है, कितने? दो टनल है, एक ये टनल है और एक ये टनल है। दोनों सेम लेंथ की है बट इनका डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसकी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल है। इसका एरिया A/2 है और इसका एरिया A है, मतलब इसके हाफ एरिया है। अब कुछ बच्चे हैं, वही स्कूल वाले बच्चे, इन्हीं मिलते हैं फ्री फंड। तो कुछ बच्चे हैं और बच्चों को दोनों टनल से जाना है, इस टनल से भी और इस टनल से भी। ये बताओ किस टनल में आसानी से बच्चे जा सकते हैं, इस वाले में या फिर इस वाले में? Second वाला। ये जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है उसमें से आसानी से जाएंगे। अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉन के लिए भी ऐसा बोला जा सकता है? यस, इलेक्ट्रॉन कम से कम कोलिजन में किसमें फ्लो कर सकते हैं, इसमें या फिर इसमें? कहोगे सर जिसमें स्पेस ज्यादा होगा कोलिजन कम होगा, है ना? है ना? सही है। अगर एरिया बढ़ा तो कोलिजन का नंबर डिक्रीज कर रहा है, मींस रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। सही है, सही है, लॉजिक सही है। अगर एरिया इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, उल्टा काम। समझ में आ रहा है बात? मेरी बात समझे? सर जब एरिया इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो इंक्रीज हो जाएगा। एकदम सही है, लॉजिक बात है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल इंक्रीज करेंगे, बट यहां पर हम एरिया उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे पास मेटल शीट है। हम यहां पर एरिया बात कर रहे हैं उस एरिया की जहां से उन्हें फ्लो करना है। हम उस एरिया की बात कर रहे हैं जहां से उन्हें फ्लो करना है, मतलब मैं उस गेट की बात कर रहा हूं, उस गेट की, जो गेट हम लोग बनाए शीट में। क्लियर हो रहा है? नहीं समझे? फिर से बताएं। बोल दो। क्या हुआ, आवाज नहीं जा रही है? हाँ सर। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। तुम लोग शांत हो जाते हो। देखो इसे फिर से समझो, क्या कह रहे हैं समझो। ये भूल जाओ कि इसका एरिया बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, इसको भूल जाओ। ये केवल हम लोग पाथ की बात कर रहे हैं, पाथ जो वायर लगाएंगे।
उस वायर की बात कर रहे हैं। उस वायर से तो यार लिमिटेड नंबर ही ऑफ इलेक्ट्रॉन पास। एक चीज जान लो तुम लोग, जो वायर होता है उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मोटा वायर लगाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता ना, ऐसा नहीं है। नहीं तो सोचो तुम लोग बाहर से 220 वोल्ट ना ले आके तुम लोग 100 वोल्ट ले आओगे या फिर कम करंट की इलेक्ट्रिसिटी ले आओगे और अंदर मोटा वायर लगा दो, क्या दोगे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी? ऐसा होगा क्या? कभी देखो एक लॉजिक होता है, जानते हो क्या लॉजिक होता है? जब तुम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हो किसी बैटरी वगैरह से, इसमें ये नहीं होता कि जब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे तब ज्यादा करंट होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर है इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से चल रहे हैं वो करंट है, इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से चल रहे हैं वो करंट है। इस बात को ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से चल रहे हैं वो करंट। अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा कहां होगी? है जहां पर स्पेस ज्यादा होगा ना, ज्यादा स्पेस होगा तो एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बना के चलेंगे और कोलिजन कम होगा। स्पेस बढ़ा दोगे तो उनके बीच का जो चलने का रास्ता है, जो रास्ता है वो ज्यादा हो जाएगा, और रास्ता ज्यादा हो जाएगा तो कोलिजन कम होगा। अब कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा। बट स्पेस अगर घटा दिए, अब उतने ही इलेक्ट्रॉन को जाना है, उतने ही इलेक्ट्रॉन को जाना है कम स्पेस में, क्या कोलिजन ज्यादा होगा या कम होगा? अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन को तुम्हें फ्लो कराना है और कम स्पेस से, तो कोलिजन बढ़ जाएगा और ऑटोमेटिक कोलिजन बढ़ जाएगा। इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी देखते हो तुम लोग, कोई बड़ी मशीन को तुम पतले से वायर से चला दो, देखो वायर जल जाता है, कभी ट्राई भी किए होगे। कोई हैवी मशीन को अगर बहुत पतले वायर से चला दो, 1 रुपए 2 रुपए में जो आते हैं, तो वायर अपने आप जल जाती है। कहते हो कि ये लोड नहीं हो पाया, ये वायर जल गया। वो जला क्यों? क्योंकि पतले वायर में जब उतने ही इलेक्ट्रॉन को चलना था तो इतना रेजिस्टेंस हो गया कि हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो, और हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गई तो वो जल गया भाई, मेल्ट कर गया। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा है? ये पाथ की मैं बात करूं बेटा, ये पाथ की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ना देखना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट कभी डिपेंड नहीं करता। करंट ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये बात को ध्यान रखना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पे नहीं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितनी तेजी से चल रहे हैं वो बात करते हैं। ठीक है? यस सर। चलो, खुशी और कोई डाउट? ये समझ में आया कि नहीं तुम्हें? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोलिजन तो डिपेंड होगा ना सर, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो कोलाइड ज्यादा करेंगे। एकदम सही है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कोलिजन ज्यादा होगा, नो डाउट। बट हम कितने फ्लो करा रहे हैं? हम तो इक्वल अमाउंट में फ्लो करा रहे हैं ना। उतने ही इलेक्ट्रॉन, मैं क्या करूं, बात को समझो, उतने ही इलेक्ट्रॉन तुम्हें इस टनल से भी भेजने हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन तुम्हें इस टनल से भी भेजने, उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको इस टनल से भी भेजने हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन इस टनल से भी भेजने, दोनों से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रखो, तब बताओ फ्रिक्शन किसमें ज्यादा होगा, मींस रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तब रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा? इन वाले में सर। तो बस तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू area of cross section of conductor. Area of cross section of conductor. We can write it as R is inversely proportional to area. R is inversely proportional to area. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को 1 अपॉन में लिख दिया जाता है। साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहेगा,
जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाता है उसे 1 में लिख दिया जाता है। क्लियर हो रहा है? यस सर। जी भैया। लास्ट टेम्परेचर। इसीलिए याद रखो ओम्स लॉ में हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर से भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टेम्परेचर से भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। उस दिन याद हो तुम लोग को, तो लैब में मैं तुम लोग को दिखाया था एक वायर जो किससे बना हुआ था? मैग्नीन या फिर कंस्टेंटिन। मैग्नीन और कंस्टेंटिन, ये दो ऐसे मटेरियल हैं जिनसे अगर वायर बनाया जाए तो उनका वायर जो होता है, उनके वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा मतलब उस वायर का कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। बट ये वायर क्या होते हैं? हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं करंट के लिए, इसलिए हम लोग इन्हें कंडक्टिविटी के लिए नहीं यूज कर सकते। ऐसे वायर हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, इसीलिए इन्हें रेजिस्टेंस वायर कहा जाता है। और बाकी कंडक्टिंग वाले वायर के लिए, जितने हमारे कंडक्टर हैं, उनके लिए टेम्परेचर का क्या डिपेंडेंस होता है? तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो कहोगे क्या सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो आंसर है नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, अभी नहीं। अभी केवल इतना जान लो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजिंग। और ये लॉजिक भी है यार, तुम लोग देखो, टेम्परेचर जब मोबाइल चलाते हो, मोबाइल जब बहुत देर तक चलता है तो हीट हो जाता है, और हीट होने के बाद क्या इसके फंक्शन स्लो हो जाते हैं? मोबाइल अगर बहुत हीट हो जाता है तो क्या इसके फंक्शन स्लो होते हैं? यस सर। हाँ, फंक्शन स्लो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि ज्यादा हीट क्या प्रोड्यूस करता है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का क्या काम है? करंट को डिक्रीज कराना, इसलिए इसका फंक्शन स्लो हो जाता है। क्लियर है? तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये इंक्रीजिंग का शॉर्ट फॉर्म है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर also increases. Resistance of conductor also increases. जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बेटा, बार बार कह रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। क्लियर हो रहा है? इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो यार, ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर हो रहा है? यस सर। भैया हाँ, जब कंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो जब बिल्कुल। तेजी से फ्लो करते हैं उस हिसाब से तो करंट की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी मतलब कमी नहीं होनी चाहिए ना। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो कोलिजन भी तो बढ़ेगा। जी भैया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो कोलिजन भी तो बढ़ रहा है, ठीक है ना? यस। इसका फुल एक्सप्लेनेशन है। एक होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एक होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा, क्लास 12 में पढ़ाया जाता है। उसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं किस कंडक्टर का किस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके लिए टेम्परेचर वाले के लिए भी परेशान ना हो, केवल इतना जान लो कि टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है ना? बाकी इसमें बहुत खेल होता है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का खेल होता है। जैसे जो खुशी इसमें परेशान थी
मुझे एक चीज बोलना पड़ा कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रखना है, क्योंकि अगर मैं उसे सेटिस्फाई करने लगता तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी आ जाती और फिर वो तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो बेहतर यही है कि कुछ ऐसा बता दो कि तुम लोग भी सेटिस्फाई हो जाओ और काम भी हो जाए यार, ठीक है ना। इस वजह से मैं उससे बोला कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे। बाकी जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मैं समझाऊंगा तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों एरिया पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? चले आगे। यस देखो अभी तुम लोग पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ रहे, अभी बहुत कुछ पढ़ने के लिए बाकी है, बहुत कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत कुछ है। सस्पेंस रखो, आने दो उसे भी, सब पढ़ाएंगे। अभी जितनी जरूरत है उतना पढ़ते रहो, तभी तो मजा आएगा। अभी सब में अगर जाने लगोगे तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अपने जो एम है उससे भटक जाओगे, पता जाए 10th की जगह पर दुनियादारी सीखने लगे। तो अभी 10th को पहले देखो, उसके बाद दुनियादारी 11th और 12th की। अब हम लोग लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2। 1 और 2 को अब हम लोग कंबाइन करेंगे। कंबाइन, देखो 1 क्या मिला था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये 1 था। 2 क्या था, R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये 2 था। और इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे यार, इधर आए, इधर R है, R का R आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। यहां दो चीज अलग है यार, L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये मिल गया तुम लोग को कंबाइन करने के बाद, ये तुम लोग को मिल गया। वही परंपरा जो पुरानी थी कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है, इक्वल लाना है, तो एक कांस्टेंट लाना है। तो क्या हो जाएगा, ये R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट यहां पर आया रो। कांस्टेंट क्या आया, रो। रो L अपॉन A, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। रो L अपॉन A, रो इसे क्या बोलते हैं, रो क्या बोलते हैं, RHO, रो। रहो ना बोल देना, रो, RHO, रो। ऐसा बोलो कि रा भी है और हा भी है और ओ भी है, रो। ठीक है। अब बनता कैसे है, P की तरह बना के थोड़ा सा पैर टेढ़ा कर देना उसको, P की तरह बना के पैर टेढ़ा कर देना बस उसको, ठीक है ना। और पेन रिपीट ना हो इसमें, देखो ये पेन ऐसे चल रहा है, ये एस ना बना देना, कोई एस नहीं है बेटा, P की तरह बनाओ, पैर टेढ़ा कर दो, ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर यहां पर क्या लिखोगे, वेयर, क्या लिखोगे, वेयर, रो इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अच्छा, एरिया वाले का एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल दें, अगर काम समझ में आया हो तो एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देते हैं। तुम लोग अपने घर में मोटे से मोटा वायर यूज करने की कोशिश करते हो ना। अब ऐसा ना कह देना सर हम सस्ता वाला यूज करते हैं, नहीं, जो मेन सप्लाई लाते हैं वो मोटा वायर होता है ना। कहोगे सर लोड ज्यादा होता है इसलिए लाते हैं, अगर वहां पतला वायर लाए और हो सकता है वो लोड उठा भी ले तो आपका बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बिल बढ़ जाएगा और फिर घर से पैसे ज्यादा जाने लगे। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं, या फिर वायरिंग करने वाले कोशिश करते हैं, मोटा वायर डालते हैं। पहली चीज तो लोग ये समझते हैं कि मोटा वायर डालने से वायर ज्यादा टाइम तक चलेगा, नहीं ऐसा नहीं। वायर पतला भी उतनी ही टाइम तक चलता है, मोटा वायर भी उतनी ही टाइम तक चलता है। फिर भी लोग मोटे वायर को मानते हैं कि वो लॉन्ग ड्यूरेबल है, जानते हो क्यों? क्योंकि मोटे वायर में रेजिस्टेंस कम होता है, एरिया इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से हीट कम होता है, और जब हीट कम होता है तो वायर में जो मेल्टिंग वाली नेचर आती है
वो बहुत कम आती है। वायर का जो प्लास्टिक होता है वो ज्यादा हीट होके जल्दी खराब नहीं होता, और हीट ज्यादा होगा तो जल्दी खराब हो जाएगा और लोगों को लगेगा मेरा वायर तो। ये केवल है, केवल किसकी वजह से? रेजिस्टेंस की वजह से। क्लियर हो रहा है? इसीलिए अच्छा एक चीज तुम लोग देखे होगे, जैसे जो 11,000 वाला वायर आता है वो लगभग इतना मोटा होता है, और जो एक तुम लोग देखेंगे जो टावर से जाता है, देखा है कभी उस वायर को? जी भैया। जो बड़े बड़े टावर्स बने होते हैं, बड़े बड़े जी पोल्स भैया। बने होते हैं, उसमें वायर जो होता है वो करीब इतना मोटा होता है, इतना। अब ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो यहाँ पर आ रहा है वो है 11,000, और जो वहां जा रहा है वो है कितना? 33,000। 33,000 में उन्हें पता है कि V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, और I अगर बढ़ेगा हम उसे मोटा नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से वो वायर मेल्ट होके गिर जाएगा, और गिरने के बाद जानते हो क्या होगा? तबाही चारों तरफ। इस वजह से उसे मोटा कर देते हैं। मोटा करने से क्या फायदा होता है? एरिया इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, और उनका वायर की जो ड्यूरेशन है, जो ड्यूरेबिलिटी है वायर की, वो बढ़ जाती है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? बोल दे एक बार सब लोग। यस सर। जी भैया। खुशी क्लियर हो रहा है? हाँ सर। इस रो को और भी कुछ कहते हैं। इस रो को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस रो को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस की मैं तुम लोग को ऐसा यूनिट नहीं बताया ना, चलो अब बता देते हैं। रो is also called as specific resistance. Rho is also called as specific resistance. और प्यार से अगर इसे बुलाना चाहोगे तो इसका नाम है रेजिस्टिविटी। इसका क्या नाम है? रेजिस्टिविटी। हमारी एनसीईआरटी से रेजिस्टेंस के नाम से भी, रेजिस्टिविटी के नाम से भी बुलाती है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी बुलाती है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखा रेजिस्टेंस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मीन्स इससे क्वेश्चन बने ना, ये हो ही नहीं सकता। बोर्ड में इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आना है बेटा, डेफिनेटली। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ई। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ई। The SI unit of resistance, the SI unit of resistance क्या होता है? जल्दी से बता दो। ओम भैया। ओम। और ओम का सिंबल क्या होता है? ये मटका, उल्टा मटका। शायद बताया था क्या मैंने? हाँ भैया। क्लियर है? चले, अब रेजिस्टिविटी पे बात करना है, बट उससे पहले इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कम से कम 15-20 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा हो जाएगा, कम ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चले चले चलो, चलो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के स्क्रीन पे है, देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है? नो सर। अरे क्वेश्चन नहीं दिखा? अब दिखेगा। सर बस क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क नंबर दिख रहा 1, है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 अब दिख रहा है स्क्रीन पे, धीरे धीरे आएगा। ए कॉपर वायर विथ रेजिस्टेंस
resistance, a copper wire with resistance 20 ohm, 20 ohm has length 100 centimeter. Find has length 100 centimeter and area 10 meter square. Find resistivity of wire. Find resistivity of wire. फॉर्मूला आपको आता है, जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो यार। कर लोगे? जल्दी करो, 5 मिनट का समय है। कमेंट से हाँ क्या बात है, चैट बॉक्स में आ गया। आयुष 200, क्या बात है। यूनिट लिख दो आयुष, यूनिट लिख दो इसकी। निखिल शुक्ला, क्या बात है। यशराज बेटा आंसर तो सही है तुम लोग की, यूनिट किसी की सही है। हाँ यशराज की अब सही हुई है। आयुष यूनिट सही है, यूनिट सही है। निखिल यूनिट गलत है। आयुष्मान यूनिट सही है। आयुष्मान तुम्हारा वैल्यू गलत है, आंसर गलत है तुम्हारा। सतनाम यूनिट गलत है बेटा। अब सही है, अब सही है सतनाम। चलो देख लेते हैं। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। यहां से रो निकालना है तो रो का फॉर्मूला क्या हो गया? R इंटू ए, R इंटू ए अपॉन L, यही होगा। R कितना दिया है? 20 ओम। ए कितना दिया है? 10 मीटर स्क्वायर। क्या एसआई यूनिट में है सब? हाँ सही है भाई। लेंथ 100 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे कितना आएगा? 1 मीटर। ये 1 मीटर हो गया। और यहां से कितना आ गया? 20 चंजा 200, और यूनिट होती है ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। सर कैसे माने ओम मीटर होती है? ये देखो, इसका ओम, इसका मीटर स्क्वायर और इसका मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ओम मीटर आंसर आ गया। यूनिट में बता रहे तुम लोग को, ओम मीटर आंसर। क्लियर हो रहा है? समझ में आया सबको? जी भैया। चलो चले आगे। ये तो हलवा टाइप का क्वेश्चन था यार। क्वेश्चन तो अब दमदार आएगा, क्वेश्चन तो अब दमदार आएगा। क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर is stressed such that its length become thrice of its original length, thrice of its original length.
फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। प्यारा सा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है, और एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, और एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। चलो बता दें, ऑप्शन बता दें। आर हो सकता है, 2R हो सकता है, ये 4R है, 2R है, 3R है और 9R है। जल्दी से बता दो आंसर, जल्दी से बता दो आंसर। क्या बात है, कमेंट सेक्शन में आ भी गया यशराज, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जल्दी जल्दी आंसर दो। आयुष, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। आयुष 9 ओम नहीं, ओम नहीं बेटा, 9R, ठीक है। ओके, खुशी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सतनाम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। निखिल, बहुत बढ़िया। भूमि, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब दमदार क्वेश्चन नहीं था, हल्का हो गया ये भी, बहुत बढ़िया। देखो तुम लोग जानते हो, या किसी चीज को स्ट्रेच किया जाता है, क्या होता है? लेंथ इंक्रीज करती है बट एरिया डिक्रीज करती है। लेंथ इंक्रीज कर रही है बट एरिया डिक्रीज कर रही है। रबर बैंड को देखते हो यार, मिठाई वाले, बढ़िया से खींचा, रबर बैंड पतला हो रहा है, लंबा हो रहा है, पतला और लंबा। मीन्स अगर पहले रेजिस्टेंस R था तो पहले इसकी रेजिस्टिविटी रो थी, इसका लेंथ L था और एरिया A था। ये सब पहले की बात है। नए में क्या हुआ? नए में इसका जो न्यू लेंथ है, जो न्यू लेंथ है वो पुराने वाले के 3 गुना हो गया, थ्राइस। ये लिखा हुआ है थ्राइस। नए में इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? पुराने वाले से 3 टाइम्स कम। जब लेंथ बढ़ेगा तो एरिया कम, जब लेंथ बढ़ेगा तो एरिया कम। और क्या रेजिस्टिविटी में कोई अंतर आएगा? नहीं, रेजिस्टिविटी जब तक मटेरियल नहीं चेंज होगा नहीं बदलेगी, याद रखना। पहले भी, अरे यार कोई रबर बैंड खींचोगे तो पहले वो रबर का है क्या, बाद में कॉपर का बन जाएगा क्या? नहीं, जो मटेरियल वही रहेगा। अगर मटेरियल वही है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो रेजिस्टिविटी पहले भी वही थी और नई वाली भी वही रहेगी, दोनों रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। अब देखो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस। ये करने का पैटर्न बता रहे तुम्हें, ये करने का पैटर्न बता रहे हैं कि अगर कभी भी थ्योरेटिकल एग्जाम होगा तो ऐसे ही करना। आर न्यू इज इक्वल टू क्या रखोगे? नया वाला लेंथ क्या है? 3L। पहले रो लिख लो यार, पहले रो लिख लो, ये क्या है? वही है। फिर नया लेंथ कितना है? 3L है। फिर नया एरिया कितना है? A/3 है। तो कितना हो जाएगा यार? ये 3 ऊपर गया, रो 9L/A, 9 को आगे ले लो, क्या हो जाएगा? 9 रो L/A। ध्यान से देखो, ये कहीं दिख रहा है क्या? ये कहीं दिख रहा है क्या? देखो, ये R है, तो R न्यू किसके बराबर आ गया? R न्यू बराबर आ गया 9R के। R न्यू किसके बराबर आ गया? 9R। आंसर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है यार, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये मुझे कैसे पता चला कि एरिया 3 टाइम्स ही डिक्रीज करेगी? लेंथ का तो सर इंफॉर्मेशन दिया है, एरिया का आपको कैसे पता चला?
कोई बता सकता है मुझे? जी भैया। हाँ बता दो यार। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, ये कहाँ से पता तो चला? अगर एल रहेगा तो ये पता कहाँ से चला एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल? सर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और रेजिस्टेंस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो सर एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, दोनों इक्वेशन से। कैसे? इधर भेजो इसे। आर ए इज इक्वल टू रो एल, ये लो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, कहाँ इनवर्सली हो रहा है? अब अब कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? अब मैं बताऊं? यशराज तुम बताओगे क्या? सतनाम? कोई नहीं, मैं नहीं। बताऊंगा। क्या बात, क्या बात, छा गया तुम लोग। एक बार पढ़ने के भैया बाद ये हालत। हाँ बताओ निखिल। बोलो। चलो मैं बताता हूँ। अच्छा ये बताओ मुझे, ये मार्कर है, अब इसका कुछ वॉल्यूम होगा? बोलो, इसका कुछ वॉल्यूम होगा? जी भैया। अगर मैं इसे खींच दूं, लंबा कर दूं, स्ट्रेच कर दूं, क्या इसका वॉल्यूम बदल जाएगा? वही रहेगा? सेम रहेगा भैया। वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा, बदल जाएगा? सेम सेम रहेगा रहेगा। सेम। हो गया जुगाड़, हो गया जुगाड़। देखो कैसे। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू लेंथ। बोलो। यस सर। और नया वॉल्यूम भी क्या होगा? न्यू वॉल्यूम, वो भी होगा नया एरिया इंटू नया लेंथ। और हमें पता है ये नए और पुराने वॉल्यूम बराबर होंगे। बोलो सही है? बोलो सही हाँ है? भैया। तो नया और पुराना वॉल्यूम अगर इक्वल है तो क्या हम इस वी न्यू की जगह पर एल रख सकते हैं? जी भैया। बोलो। यस सर। तो ए इंटू एल इज इक्वल टू ए न्यू, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट क्या इसकी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में? क्या नए लेंथ की इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में? हाँ भैया। प्राइस। 3 इंटू ओरिजिनल लेंथ। क्या एल से एल कैंसिल हो गया? और 3 को इधर भेजो, क्या ए अपॉन 3 आ गया ए न्यू के बराबर? बोलो सही है? यस सर। अब कोई कह रहा था कि सर एरिया से लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस, कहां है? यहां है। देखो, एल इज इक्वल टू वी अपॉन ए, क्या हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल? बिकॉज वॉल्यूम विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा खींचने पे। बोलो सही है? बोल दो जरा सा। यस। जी। यस सर। अब मिला रीजन? यस। अब मिला रीजन? यस। चलो तो
खत्म करते हैं यही से यार, आज तो एक्सटेंड हो गया काफी, 10-15 मिनट बढ़ गए। हाँ 10-15 कोई बात नहीं। तो बढ़िया से क्रिसमस मनाओ, आज 25 तारीख है, नहीं कल है, सॉरी कल पर है, ठीक है। चलो थैंक यू गुड नाइट भैया। सबको। गुड थैंक यू नाइट। सर। और जिनकी फीस बची है जल्दी जल्दी पे करते रहो, ओके ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। ठीक है। यार इतना फीस